हेलो बच्चों, मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। आज हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। रिलेशन क्लास 12th मीन्स डिफाइंड रिलेशन। क्लास 11th में भी आपने रिलेशन पढ़ा था, वो था टोटल रिलेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिफाइंड रिलेशन। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैसे सेट, रिलेशन और फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसको देख लीजिए तो ये और जल्दी हो जाएगा और आसानी से समझ में आएगा। चलिए, तो रिलेशन बेटा दो सेट के बीच में रिलेशन होता है। लाइक अगर सेट ए है, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से बता दे रहा हूं बेसिक जो है कि जो सेट ए है, मान लीजिए 1 2 3 है और सेट बी जो है उसमें ए और बी दो एलिमेंट हैं। तो टोटल रिलेशन हमने सीखा है क्लास 11th में बनाना ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? देखिए 1A, 1 से ए का रिलेशन, 1 से बी का रिलेशन, 2 का ए से रिलेशन, 2 का बी से रिलेशन, 3 का ए से रिलेशन, 3 का बी से रिलेशन। और ये हो गया बच्चों ए और बी सेट का रिलेशन, और जिसको हमने ऐसे लिखा, डिफाइन कर दिया। और ये ना टोटल रिलेशन है। टोटल मैक्सिमम रिलेशन दो सेट के बीच क्या हो सकता है? तो वो होता है फर्स्ट सेट में कितने मेंबर है? 3, सेकेंड में कितने हैं? 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6। मैक्सिमम जो इन दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है वो 6 है। और देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि कैसे सेट ए और सेट बी के बीच में हम रिलेशन बनाते हैं। अच्छा, क्लास 12th में ना जरूरी नहीं है कि सेट ए और बी हो। अगर बी सेट नहीं दिया है तो सेट ए का ही ए से रिलेशन बनाना पड़ता है। इस तरह के भी क्वेश्चन हमने क्लास 11th में किया है। चलिए हम इसी से समझ लेते हैं ए क्रॉस ए क्या होगा। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? देखिए ए का ए से रिलेशन, तो हम ए का ए से रिलेशन यहां कर दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 ए हो गया, और ये भी ए हो गया 1 2 3। अब ए से ए का रिलेशन क्या होगा? पहले टोटल रिलेशन लिख लेते हैं। ए में 3 मेंबर है और इसमें भी 3 मेंबर है, टोटल रिलेशन 9 होंगे। तो ए क्रॉस ए का मतलब होता है सेट ए का ही ए से रिलेशन। तो देखिए उसके टोटल आंसर क्या होंगे, मैं लिख दे रहा हूं 1 1 1 2 1 3, उसी तरह फिर 2 1 2 2 2 3, फिर इसी तरह 3 1 3 2 3 3। राइट? तो चलिए हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 1 2 1 3, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3, और इसी तरह 3 1 3 2 3 3। तो इन सारे रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। अब ये देखो बच्चों, सारा का सारा रिलेशन हमने लिख लिया। ए का ए से टोटल रिलेशन, टोटल रिलेशन 3 × 3 9। तो कितना सिंपल है रिलेशन निकालना। दो सेट के बीच में रिलेशन होता है। टोटल रिलेशन क्या होगा? 3 × 2 6। देखिए वहां रिलेशन लिख दिया। ए से ए का ही रिलेशन, टोटल रिलेशन क्या होगा? 3 × 3 9। देखिए मैंने 9 के 9 रिलेशन को यहां लिख दिया है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल रिलेशन क्या होता है, और इसी को हम बोलते हैं ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए। राइट? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये सब हमने क्लास 11th में पढ़ा है। अब क्या पढ़ना है क्लास 12th में? क्लास 12th में ना टोटल रिलेशन नहीं, हमें डिफाइंड रिलेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले सीखेंगे
कि रिलेशन को डिफाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम सीखते हैं भाई कैसे डिफाइन करोगे रिलेशन को, और क्लास 12th में आपको यही पढ़ना है, डिफाइंड रिलेशन। तो चलिए पहले वो सीखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। पहले तो स्टेटमेंट को आप एक कर्ली ब्रैकेट में डालिए, एंड ए एंड बी सच दैट, या ए एंड बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट A is a sister of B। ये देखिए, ये इस तरह का स्टेटमेंट दिया रहेगा रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि टोटल रिलेशन लिख दिए, टोटल रिलेशन लिख दिए, नहीं। अब रिलेशन तो लिखना है, पर इस स्टेटमेंट को जो सेटिस्फाइड करेगा उसी को लिखोगे, राइट। तो पहले तो आप स्टेटमेंट लिखना सीखो, ये बहुत परेशान करता है। तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं, एक ए बी एक ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ए और बी एक जनरल ऑर्डर पेयर है। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे हम एक्स लेते हैं ना जनरल, उसी तरह ए और बी कोई जनरल ऑर्डर पेयर है, कोई एक ऑर्डर पेयर है, किसी रिलेशन का कोई एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से ही, यानी कि टोटल रिलेशन से ही वो बिलोंग करेगा। ऑर्डर पेयर ऐसा है जो बिलोंग तो कर रहा है ए क्रॉस बी से ही, टोटल रिलेशन से बिलोंग करेगा, और उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर को चूज करना है जिसमें ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। मतलब ए सेट में जो एलिमेंट होगा ना, वो बी सेट के जो भी एलिमेंट होगा उसकी बहन होगी। ठीक है, इस चीज को हम आगे और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन सिर्फ उन्हीं ऑर्डर पेयर को लेना है जिसमें ए जो है ना सिस्टर होगी बी का। अगर ए बी की सिस्टर नहीं है तो उस ऑर्डर पेयर को नहीं लेना है। तो अभी तो आप सीखिए कि कैसे हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। देखिए कैसे पढ़ते हैं, फिर से बता रहा हूं। ए एंड बी एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग करता है, विच बिलोंग टू ए क्रॉस बी, टोटल रिलेशन से ही बिलोंग करता है। ये दो पॉइंट है, इसको बोलते हैं सच दैट। इस तरह से कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए जो है ना वो बी की सिस्टर होनी चाहिए। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। चलिए अब मैं आपको इस चीज को कैसे समझेंगे एक एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए तो हम एक नया एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा है, बट मैं उसको एग्जांपल देके समझाऊंगा। देखिए मान लीजिए से ए है जिसमें 3 लड़कियां हैं, नेहा, पायल, पूजा। तो सेट ए में 3 लड़कियां हैं, नेहा, पायल, पूजा। और सेट बी ले लेते हैं, यहां पे सेट बी, यहां पे है 3 लड़के ले लेते हैं, राहुल, मोहन, राजू। देख लेना। तो इस तरह हमने बेटा 2 सेट ले लिया, नेहा, पायल, पूजा, और सेट बी में राहुल, मोहन और राजू। अब जो नेहा जो है ना वो मोहन की सिस्टर है, नेहा मोहन की सिस्टर है, और पायल जो है
राहुल की बहन है, पूजा किसी की बहन नहीं है, राजू किसी का भाई नहीं है। राइट, समझ गए? अब देखिए हमें क्या रिलेशन रखना है। ए और बी एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से। तो पहले ए क्रॉस बी कितना होगा, पहले ये देखो, ए क्रॉस बी टोटल रिलेशन कितने होंगे? इसमें 3 है, इसमें 3 है, टोटल रिलेशन जो होंगे वो 9 होंगे। कैसे होंगे 9? 9 जो होगा वो देखिए, नेहा राहुल, नेहा मोहन, नेहा राजू, 3 हो गए। पायल राहुल, पायल मोहन, पायल राजू, 3 और हो गए, 6। पूजा राहुल, पूजा मोहन, पूजा राजू, 9 रिलेशन हो गए। लेकिन नहीं, हमें वो 9 रिलेशन टोटल रिलेशन नहीं लेना है, हमें डिफाइंड रिलेशन लेना है। हमें उस ऑर्डर पेयर को लेना है जिसमें ए ना बी की सिस्टर हो। तो जब टोटल 9 ऑर्डर पेयर में एक ऑर्डर पेयर ये भी होगा, नेहा मोहन, नेहा और मोहन। नेहा देखो सिस्टर है इसकी, मोहन की, इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारे डिफाइंड रिलेशन के अनुसार क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा? पहला होगा नेहा और मोहन, पहला ऑर्डर पेयर नेहा और मोहन। उसी तरह पायल और राहुल, पायल जो है राहुल की बहन है, तो ये डिफाइंड हो रहा है, ए सेट ए में है पायल और सेट बी में राहुल है, और ए जो है बी की बहन है, मतलब पायल जो है राहुल की बहन है, तो ये भी सही है। तो ये हो जाएगा पायल एंड राहुल। ये एक दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया। और कोई ऑर्डर पेयर है क्या? क्या पूजा और राहुल होगा? नहीं होगा, क्योंकि पूजा किसी की भी सिस्टर नहीं है। पूजा मोहन होगा क्या? नहीं होगा। पूजा राजू होगा क्या? नहीं होगा। मतलब टोटल जो रिलेशन था 9 था, उसमें से सेटिस्फाइड करने वाले ऑर्डर पेयर सिर्फ 2 है, नेहा मोहन, पायल राहुल। राइट बच्चों, तो ये हमारा फाइनल रिलेशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, और हमें यही करना है। अब हमें सिर्फ डिफाइंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिलेशन बनाना है। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब देखिए ए एंड बी, देखिए ए एंड बी ये है एक ऑर्डर पेयर, ये और ये ए एंड बी। देखिए बच्चों मैं इसको लिख दे रहा हूं जनरल करने के लिए, ए एंड बी। देखिए ए एंड बी एक ऑर्डर पेयर है, बिलोंग टू ए क्रॉस बी। ऑब्वियसली ए क्रॉस बी टोटल रिलेशन में से ही है, वो बिलोंग टू ए क्रॉस बी। यस कह रहा ए इज अ सिस्टर, क्या ए देखो है सिस्टर, नेहा इज अ सिस्टर ऑफ बी। बी सेकंड फंक्शन के एलिमेंट को बी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और सही में नेहा जो है मोहन की बहन है। तो ये पूरी तरह इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम क्लास 12th में रिलेशन तो पढ़ेंगे, पर सिर्फ डिफाइंड रिलेशन को पढ़ेंगे। चलिए अब कुछ टाइप ऑफ रिलेशन देख लेते हैं। बच्चों इसको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और समझ में आना चाहिए। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ रिलेशन बच्चे रख लेते हैं, पर रखिए नहीं, रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहला जो रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन है, राइट। दूसरा जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन कह लो, टोटल रिलेशन कह लो, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इससे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है,
मेन जो क्वेश्चन आएगा आपको वो आएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन, फोर्थ सिमेट्रिक रिलेशन, एंड फिफ्थ जो आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। और जो रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाइड करता है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो तीनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये 5 रिलेशन आपको समझना है। 5 में से 2 तो ठीक है, चलता फिरता है, पर बाकी 3 पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। तो चलिए पहले समझते हैं एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। उसको समझने के लिए हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो मैंने इससे पहले बताया। ये बेटर एग्जाम्पल है, आप लोगों को पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो पहले हम बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। देखो भाई, सेट ए में क्या था? सेट ए में 3 लड़कियां फिर ले लो, ठीक है। नेहा, मुझे तो याद नहीं कौन कौन सा लिया था, पूजा और चलो इस बार कमला ले लो, राइट। 3 लड़कियां हैं और बी में 3 लड़के ले लो, ठीक है। मोहन, रोहन, राजू। तो देखो फिर से हमने 2 सेट ले लिया, ए एंड बी। अब रिलेशन इस तरह डिफाइन करना है, ये सेट ए जो है इसमें 3 लड़कियां हैं, ये जो सेट बी है इसमें 3 लड़के हैं। मान लो ये लोग सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और सेट को इस तरह डिफाइन कर दिया। अब देखिए कैसे सेट को डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं। ए एंड बी कोई ऑर्डर पेयर है। ए का मतलब एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी का मतलब एलिमेंट ऑफ सेट बी। इनका जो ऑर्डर पेयर कुछ इस तरह से है, बिलोंग टू ए क्रॉस बी, मतलब कि बिलोंग टू टोटल रिलेशन में से ही एक ऐसा है जिसमें ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी। अब आप ही बताओ बेटा, ये लोग सब स्कूल के बच्चे हैं, ये भी सारे स्कूल के बच्चे हैं, तो क्या वाइफ कोई वाइफ हो सकती है इसमें से? ठीक है, नहीं हो सकता है। अब तुम लोग मत बोल देना कि नहीं सर ऐसा देखा हमने। एक 0.001% अगर कोई होगा ऐसा जिसकी बाल विवाह हो गई हो तो बात अलग है, राइट। बट ये रिलेशन, अगर हम इस रिलेशन को इस तरह डिफाइन कर दें कि सेट ए में जो एलिमेंट है, जो मेंबर है, वो सेट बी की वाइफ है, तो ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होगा। हमारे पास टोटल रिलेशन कितने होंगे? 9 रिलेशन होंगे। अभी बताया मैंने 3 into 3 9 रिलेशन होंगे, जिसमें कोई भी किसी की पत्नी नहीं है, ये सारे स्टूडेंट हैं, तो कोई भी बिलोंग नहीं करेगा। तो वो जो ए क्रॉस बी बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। कोई भी रिलेशन नहीं, एम्प्टी सेट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी मेंबर ए क्रॉस बी में नहीं आता हो, टोटल रिलेशन में नहीं आता हो। तो आई थिंक आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। तो अब आप
कभी इसे नहीं भूलेंगे। चलिए अब ना मैं इसी एग्जांपल से यूनिवर्सल रिलेशन समझाता हूं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन को क्या करेंगे हम, यहां हेडिंग चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन, पहले आपको क्लियर कर दूं, एक ऐसा रिलेशन जो डिफाइन होने के बाद भी टोटल रिलेशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करूंगा, इसमें जितने टोटल रिलेशन है 9 के 9 पूरा आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे, पहले कर्ली ब्रैकेट लगाइए, ए एंड बी सच दैट, या ए एंड बी एक ऑर्डर पेयर है, बिलोंग टू ए क्रॉस बी, जो बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी के रिलेशन से, सच दैट ए इज a student of A is a student of B. A is the student of B. ठीक है, या हाँ, A is the student of B, स्टूडेंट नहीं, A is the student of स्कूल ऑफ बी। मतलब इस रिलेशन को देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जो ए है ना, जो भी आप ए लोगे ऑर्डर पेयर में, ए वो होनी चाहिए स्टूडेंट होनी चाहिए किसके स्कूल की, बी के स्कूल की। ए इज द स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ बी, ठीक है ना। मतलब स्कूल, जिस स्कूल में बी पढ़ता है उसी स्कूल की स्टूडेंट होनी चाहिए, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। ए इज द स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी, राइट। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट से हम इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो क्या हो रहा है, क्या मैंने आपको पहले ही बोला है कि ए और बी ये जो बच्चे हैं ना एक ही स्कूल के हैं, तो ऑब्वियसली हर ए और ए जो होगा वो बी के ही स्कूल का होगा, या ए एंड बी आर इन सेम स्कूल। चलिए स्टेटमेंट को सुधार देते हैं। चलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ए एंड बी आर इन सेम स्कूल, ऐसा लिख दीजिए, राइट, सेम स्कूल, और ये कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो अब देखिए ये सही है, नेहा मोहन एक ही स्कूल में है, नेहा रोहन एक ही स्कूल में है, नेहा राजू एक ही स्कूल में है, पूजा मोहन एक ही स्कूल में है, पूजा रोहन एक स्कूल में। इस तरह 9 के 9 जो टोटल रिलेशन है ना, वो ना इस स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। तो ऐसा रिलेशन जिसमें टोटल रिलेशन ही आ जाए, उस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। तो यूनिवर्सल रिलेशन होगा तो हम इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि टोटल रिलेशन आ जाए। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब आते हैं काम की बात पे कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, और फिर सिमेट्रिक देखेंगे। तो चलिए रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ये देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन बेटा, जैसे मान लो ये सेट 1 है, 1 2 3, और इसमें सेट
ये भी ए ही है, ए क्रॉस ए, 1 2 3। तो इसकी टोटल रिलेशन क्या होंगे बेटा? अभी मैंने बताया, इसमें 3 है, इसमें 3 है, टोटल रिलेशन 9 हो जाएगी। तो 9 रिलेशन कौन कौन से होंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3। अगर रिलेशन में कोई एक ऐसा डिफाइंड रिलेशन हो जिसमें सबका डबलेट आ जाए, एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करो जिसमें ए क्रॉस ए इस तरह का आ जाए, 1 1 2 2 3 3, और भले भी और भी कुछ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर डबलेट सबका होना चाहिए। देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और तीनों के डबलेट आ जाए, 1 1 2 2 2 3, और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, पर तीनों का डबलेट आ जाए, तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सब सेट ए के सारे एलिमेंट के डबलेट आ जाना चाहिए, बस। अच्छा, मन में कहीं सवाल आ रहा होगा कि सर अगर 2 ही का है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। केवल 1 1 हो, 2 2 हो, पर 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सारे मेंबर का डबलेट चाहिए, सारे मेंबर का। तो हम इस तरह के रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ए एंड ए हम लिखेंगे, ए एंड ए एक ऐसा अदर पेयर होना चाहिए जो ए और ए हो, मतलब डबलेट हो, बिलोंग टू किससे भाई? ए क्रॉस ए से बिलोंग करे, एंड वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ऑल ए के लिए, ऑल ए के लिए वैलिड हो। ए किसको रिप्रेजेंट करता? सेट ए के एलिमेंट को। तो ऑल ए के लिए जो वैलिड होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सारे एलिमेंट के डबलेट होना चाहिए, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर 2 का डबलेट हो, तीसरा का नहीं है, तो गलत, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तीनों का डबलेट है और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, ऑर्डर पेयर भी है, चलेगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो आई थिंक अब आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। और स्टेटमेंट लिख दिया, ए एक ऐसा ऑर्डर पेयर है बिलोंग टू ए क्रॉस ए एंड वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, सबके लिए वैलिड होना चाहिए, सब होना चाहिए, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन को, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। तो आइए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होना चाहिए? कुछ इस तरह होना चाहिए। देखिए 1 2 3, और यहां भी ले लो 1 2 3, ये है ए ये है ए, और ए क्रॉस ए अभी बताया टोटल 9 होंगे टोटल रिलेशन। उसमें से जो रिलेशन इस तरह से होगा, देखो कैसा लिख दे रहा हूं, 1 2 है अगर, तो 2 1 भी होना चाहिए, और अगर 3 5 है तो 5 3 भी होना चाहिए। मतलब कि जो एलिमेंट है उसका रिवर्स भी होना चाहिए, यानी 2 1 तो 1 2 भी होना चाहिए, 2 2 तो 2 2 भी होना चाहिए। और ये भी इस तरह जो होना चाहिए ना, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए। याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव भी ऑल एलिमेंट ए के लिए वैलिड था, और सिमेट्रिक भी
इस तरह का होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, पर क्या टोटल के लिए, इन तीनों के लिए, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा, राइट। अब इस रिलेशन को देख के आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है, तो आप इसको निकालिए, 9 का 9 टोटल रिलेशन निकालिए और शायद ये सिमेट्रिक होना चाहिए। मैंने क्या बोला सिमेट्रिक पहचानने के लिए, इसमें 1 2 3 जो है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 5 है तो 5 3 भी होना चाहिए, और इस तरह टोटल एलिमेंट का होना चाहिए। तो इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखें तो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि A and B belong to A cross A. A and B belong to A cross A, and B A also, एक ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसका उल्टा भी हो, उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए A क्रॉस A से, वो भी क्रॉस करना चाहिए, एंड वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ A। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे। इसको और बेहतर तब समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो रिफ्लेक्सिव क्या था, डबलेट होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या था, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 5 है तो 5 3 भी होना चाहिए, और ये दोनों जो है ऑल एलिमेंट में ऐसा होना चाहिए, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा ज्यादा परेशान करता है। तो ट्रांजिटिव का क्या केस है ये देखिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि देखो, पहले एक फिर से सेट ले लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 A क्रॉस A। ये बोलता है कि सुनो, अगर किसी सेट को ट्रांजिटिव करना है तो इस तरह का रिलेशन होना चाहिए, 1 और 2 हो और 2 और 3 हो। अगर ऐसा होता है कि 1 और 2 है, उसके बाद 2 और 3 है, तो पक्का 1 और 3 को भी होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर 1 और 2 2 और 3 होगा तो 1 और 3 होना ही चाहिए, राइट। तब इस तरह का जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। और याद रखिएगा, ट्रांजिटिव में ऑल एलिमेंट के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऑल एलिमेंट के लिए। जहां भी आपको दिखे कि 1 2 है, 2 के बाद 2 और 3 है, मान लो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों वाला भी एक पेयर होना ही होना चाहिए। नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। अब यहां बच्चे कहां फंसते हैं ये सुन लो। सिर्फ 1 2 होगा तो क्या होगा, क्या ये ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है, और इसी में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। तो बेटा ये ना ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। तुम बोलोगे सर 2 3 तो था ही नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर ये कंडीशन हो तब ऐसा होना चाहिए, अगर कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो भी वो ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होना ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, वो ट्रांजिटिव है। क्लियर, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, A and B belong to relation and B and C also belong to relation। तब ये जरूरी है, इट इज नेसेसरी कि
A and C also belong to relation, तभी जा करके वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो क्या सीखा हमने, थोड़ा सा ब्रीफली सीखा, बता दूं, याद दिला दूं। हमने सीखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, डबलेट होना चाहिए सबका। फिर हमने सीखा सिमेट्रिक रिलेशन, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, और सबके लिए वैलिड होना चाहिए, सेट ए के सारे नंबर के लिए। बट ट्रांजिटिव बड़ा ही डिफरेंट केस है। अगर ए भी है और बी सी है, ए भी है और बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। पर सिर्फ ए बी है तो भी वो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि आगे कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रहा है, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो ट्रांजिटिव होगा। और जब तीनों, कोई ऐसा रिलेशन है जो तीनों को सेटिस्फाई करता है, सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, अगर वो तीनों को सेटिस्फाइड करता है तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है, लिख दे रहा हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो बच्चों आपको देखना है कि अगर कोई ऐसा रिलेशन हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो आप बोल देंगे कि भैया तुम इक्विवेलेंस रिलेशन हो, राइट। इस तरह से हम हर टाइप के रिलेशन को समझ गए। अब हम ना कुछ क्वेश्चन करेंगे, राइट, और क्वेश्चन से अब जितना सीखा है ना उसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। तो मेरे पास बुक नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन लिख के ले आया था 3-4, जो एक्सरसाइज 1.1 का ही है, और पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पहले समझना इंपॉर्टेंट है, आंसर तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर आंसर की बात ही छोड़ दे। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई हमें बताना है कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है ये बताना है। और स्टेटमेंट गिवन है, क्या है, रिलेशन इन द सेट ए, लिया कि रिलेशन इन सेट ए कैसे है, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक है, 14 तक, 13 14, ये है सेट, रिलेशन इन सेट ए। सेट ए जो है 14 है, उसको डिफाइंड एज किया गया है, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया, देखिए जरा, देखिए जो मैंने बोला है रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, x एंड y, मतलब x किसको बोला है, सेट ए के एलिमेंट को, y किसको बोला है, सेट बी के एलिमेंट को, सच दैट इस तरह होना चाहिए जो कि 3x माइनस y इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, इक्वेशन में जो x होता है ना वो a होता है, सेट a का एलिमेंट, और y जो होता है ना वो सेट b का एलिमेंट होता है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए उस रिलेशन की क्वांटिटी, y इक्वल टू हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, अगर इस सेट का, सेट A दिया है B नहीं दिया है, इसका मतलब वो A क्रॉस A की बात कर रहा है। तो पहले तो देख लो A क्रॉस A क्या आएगा, A क्रॉस A जो आएगा 14 इंटू 14 आएगा, टोटल रिलेशन 196 के आसपास, आसपास क्या, अगर मल्टीप्लिकेशन सही है तो 196 आएगा, ठीक है। टोटल रिलेशन इसका 196 होगा, लेकिन हमें 196 रिलेशन नहीं बताना है,
हमें सिर्फ वो रिलेशन बताना है जो इसको सेटिस्फाइड करे। y क्या है, b का एलिमेंट है और x क्या है, a का। तो चलिए हम देखते हैं इसको करके। देखिए हमारे पास a में क्या क्या है, a में हमारे पास जो है उसको लिख लेते हैं। देखिए a जब हम 1 पुट करेंगे 14 तक है हमारे पास a मतलब सेट x मतलब सेट a का एलिमेंट। तो देखिए 1 पुट करेंगे पहले, x इक्वल टू 1 पुट किए तो y क्या आया 3, तो ऑर्डर पेयर क्या बना 1 and 3, ठीक है। फिर y में हमने y निकालने के लिए b पुट किया 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑर्डर पेयर हमने 2 लिया सेट ए से तो आंसर आया 6, तो सेट बी में हमें 6 लेना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर y निकालेंगे, इस बार x हम 3 लेते हैं तो y 9 आ जाता है, 3 and 9। उसके बाद हम y क्या लेते हैं 4 लेते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा y x ले लिया 4 तो y हो जाएगा 12। चलिए आगे हम 5 लेंगे तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 15, तो जब हम 5 लेंगे तो ये बनेगा 15 और जब हम 6 लेंगे तो क्या बनेगा 18। बहुत सारे बच्चों ने बोला रुक जाओ सर गलत कर रहे हो, सही बात है, ये रिलेशन नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, हमें यहीं पर रुक जाना है। क्यों, जब तुम a क्रॉस a निकालोगे तो मैक्सिमम जो रिलेशन क्या आएगा 1 और 14 मैक्सिमम। जब ये टोटल रिलेशन निकालोगे ना तो मैक्सिमम जो पेयर बनेगा 1 और 14, और यहां पे क्या आ रहा 5 और 15 तो a का एलिमेंट ही नहीं है, तो रिलेशन में 15 आएगा कहां से, 18 तो a का रिलेशन ही नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे समझ लो 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक और फिर से a लो 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। अब बताओ 15 कहीं है पूरे रिलेशन में, 15 कहीं आएगा नहीं आएगा ना, 18 कहीं आएगा नहीं आएगा ना, तो ये दोनों गलत हो गया। तो आंसर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमारा आंसर यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 3 2 6 3 9 and 4 12, ये हो जाएगा टोटल रिलेशन, मतलब कि रिलेशन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अनुसार जो रिलेशन आएंगे ये सिर्फ 4 होंगे, 196 में से 4 होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो भाई कहां से होगा रिफ्लेक्सिव, डबलेट है, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 है डबलेट नहीं है ना, तो हम लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सारे डबलेट नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, चलिए देखते हैं, 1 3 है 3 1 है, 3 1 नहीं है, बस अब चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भाई साहब पहले में ही फेल हो गए। तो क्या होगा नॉट सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांजिटिव है, देखो भाई 1 3 है ना, तो 3 से चालू हो रहा है कोई नंबर, हो रहा है 3 9, तो 1 9 भी होना चाहिए, 1 9 नहीं है ना, देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला था, अगर 1 3 है तो देखो 3 से कोई और चालू हो रहा है, तो ये हो रहा है 3 9। अब 1 3 है 3 9 है तो भाई 1 9 भी होना चाहिए, 1 9 है क्या, देखो जरा
नहीं है ना, तो खत्म, यहीं पे इसकी कहानी खत्म। ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कितना कॉन्सेप्ट को समझा है, राइट। चलिए अब ना एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होगा, आपको कितना समझ में आया। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आंसर देना है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है, रिलेशन आर इन द एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज रिलेशन आर इज द एन का मतलब है कि भैया नेचुरल नंबर है, एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, इसको देखो कैसे डिफाइन किया है, हमने क्लास 12 में सिर्फ डिफाइंड रिलेशन ही तो पढ़ना है। आर सच दैट एक्स एंड y equal to x plus 5 and x less than 4। अब देखो बोला कि तुम्हें x रिलेशन r is the natural number of n of natural number, मतलब x आप कुछ भी ले लो, इन्होंने सेट नहीं दिया, देखो यहां फंसा रहे हैं, सेट नहीं दिया है, क्या लोगे सेट, जैसे पहले वाले में क्या दिया था, सेट दे दिया था 1 से 14 तक, इसको कोई सेट नहीं दिया है। तो एक्चुअली सेट ना सारे पूरे नेचुरल नंबर सेट है। देखो रिलेशन आर इज द एन ऑफ नेचुरल नंबर, वो जो सेट है ना सारे नेचुरल नंबर का सेट है ए, और उसमें से हमें वो रिलेशन लेना है जो इसको डिफाइन करे। तो चलिए नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है, 1 से, तो मैंने अभी बताया, एक बार 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, लेकिन कहां तक लीजिएगा, ऐसे तो लेते ही रहते, इसने बोल दिया 4 से कम लीजिए, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, हमारा रिलेशन बनेगा जब 1 लेंगे तो y6 आएगा पहला पेयर, 2 लेंगे तो 7 आएगा, और 3 लेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 4 तो हम ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर तो है, पर यहाँ पे इसने बाउंड्री लगा दी 4 से कम, तो ये हो गया। अब इसको देख के बताइए जरा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, फटाक से बोलो भैया कोई डबलेट नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, कोई सिमेट्रिक नहीं है, 1 6 के बाद 6 1 नहीं है, 2 7 के बाद 7 2 नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांजिटिव है, अब यहां पे सब फंसते हैं, 1 6, तो देखिए 6 से कोई चालू हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये जब कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा तो वो ट्रांजिटिव मान लेंगे। 2 7 है, 7 से कोई नंबर चालू हो रहा है तो ऑर्डर पेयर नहीं हो रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। 3 8 से कोई चालू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव है। तो देखिए ये रिलेशन ना आपको लग रहा होगा ट्रांजिटिव नहीं है, पर दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट। जो एनसीईआरटी बुक होती है ना, हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट को समझाती है, ये चीज आप ध्यान रखना, राइट। तो इसमें सिखाया कि आप ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे समझोगे। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन कराया है, मेरा मकसद पूरा क्वेश्चन कराना नहीं था, आपको कॉन्सेप्ट देना था
रिलेशन को समझाना था। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया और क्या मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके कोई वीडियो बनाऊं, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगे तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इस फैमिली का मेंबर बन जाओ। मैं चाहूंगा कि आप सब एक दिन मैथ्स को बहुत इजी बना दूं आपके लिए, जो आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नई टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।